हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम लेकर के आए हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का सोशल स्टडीज़ को, जिसमें चैप्टर 1 को आज हम लोग देखेंगे। और चैप्टर 1 में आज का हमारा टॉपिक है कैसे, कब और कहाँ। तो कैसे, कब और कहाँ चैप्टर 1 से हम लोग कुछ पॉइंट को देखेंगे, नोट्स को देखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे और उसके बाद इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर में हमारा पॉइंट है, रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया नक्शे तैयार करना। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को काम यह दिया था कि हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करे और भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने का प्रक्रिया नक्शे तैयार करना था। यानी रेनेल द्वारा जो नक्शा तैयार करके दिया गया था अंग्रेज को, जिससे अंग्रेज भारत पर विजय प्राप्त कर सके और भारत को अपने जो है अपने भारत पर वह पूरी तरह से शासन कर बैठे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव कौन था। तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम लोग जानते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक था। रॉबर्ट क्लाइव ही था जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापना किया था। तो ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक था रॉबर्ट क्लाइव। इसका जन्म हुआ था 29 सितंबर 1725 ईस्वी में, 29 सितंबर 1725 में, और इसकी मृत्यु हो गई थी 22 नवंबर 1774 ईस्वी में। रॉबर्ट क्लाइव की मृत्यु अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा या भारत में नियुक्त होकर के आया था, प्रथम गवर्नर बन करके आया था। और 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त करके भेजा गया था इसको, रॉबर्ट क्लाइव को। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर बना था और बंगाल का गवर्नर 1757 ईस्वी में इसको बंगाल का गवर्नर बनकर भेजा गया था इसको, रॉबर्ट क्लाइव को। पहली बार 1757 से 1760 तक वह बंगाल का गवर्नर बना रहा। उसके बाद में दूसरी बार फिर वह 1765 ईस्वी से 1767 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर बना रहा रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने ही रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने के लिए काम को सौंपा था, रेनेल को दिया था। और भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया नक्शे तैयार करना था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था और एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ था वारेन हेस्टिंग्स, जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी बंगाल का प्रथम गवर्नर तथा बंगाल की सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष था वारेन हेस्टिंग्स। और इस तरह 1773 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक वह भारत का प्रथम वास्तविक गवर्नर जनरल रहा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम वास्तविक गवर्नर जनरल था। यानी वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में भारत पर पूरी तरह से शासन व्यवस्था कायम कर लिया था, ब्रिटिश अंग्रेज कर लिए थे। और इसीलिए वारेन हेस्टिंग्स को भारत का प्रथम वास्तविक गवर्नर माना जाता है। उसके बाद 1787 ईस्वी में भ्रष्टाचार के मामले में वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। भ्रष्टाचार के मामले में उस पर महाभियोग भी चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स पर। आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। आखिरी वायसराय थे, सबसे अंतिम वायसराय, भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे तथा स्वतंत्र भारत के संघ के पहले गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 ईस्वी में,
तो भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने माउंटबेटन, और भारत के अंतिम वायसराय। तो इस प्रकार से भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड वेब अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत नामक एक किताब लिखी थी। ब्रिटिश भारत का इतिहास, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी थी। स्कॉटलैंड के निवासी थे, वे अर्थशास्त्री और राजनीतिक भी थे, जेम्स मिल, और इन्होंने 3 विशाल खंडों में लिखा था आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब को लिखी थी जेम्स मिल। तो जेम्स मिल स्कॉटलैंड के इतिहासकार और दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे। जेम्स मिल, इस किताब में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 काल खंडों में बांटा था। जो ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक किताब लिखा था जेम्स मिल, उस किताब में भारत के इतिहास में हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के 3 काल खंडों में बांटा था जेम्स मिल। इतिहास को हम अलग अलग काल खंडों में बांटने की कोशिश इसलिए करते हैं कि इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचार को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि हम अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। जो कालखंड में अलग अलग खंडों में जो बांटा जाता है इतिहास को, तो इसका वजह यह है कि इसको समझने में आसानी होती है। यानी इस बात को समझने में आसान होता है कि हम जो है अतीत के बारे में इसे बांटने से पता चलता है कि अतीत के बारे में हम अपने विचारों को दर्शाते हैं, और इसे यह बताता है कि हम एक अवधि से दूसरे अवधि में किस प्रकार से आए और क्या क्या बदलाव हुआ, इसका महत्व क्या हुआ। तो अवधि के बारे में पता चलता है कि एक अवधि से दूसरे अवधि में किस प्रकार से आए हम, और एक अवधि से दूसरी अवधि का बदलाव में क्या अंतर हुआ और क्या बदलाव हुआ। तो उससे पता चलता है कालखंड में बांटने से इतिहास को। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। मिल को ऐसा लगता था, जेम्स मिल को, स्कॉटलैंड के जो निवासी थे जेम्स मिल, उनको लगता था कि एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। इस प्रकार का उनको ऐसा लगता था। जेम्स मिल का मानना था कि भारत में अंग्रेजों को आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। जेम्स मिल को ऐसा लगता था कि भारत में अंग्रेजों को आने से, यानी जब तक अंग्रेज नहीं आए थे उससे पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक वैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। यानी पूरी तरह से अंधविश्वास भरा हुआ था भारत में। इस तरह का विचार उनको मन में आता था जेम्स मिल को, और यह इसी तरह से सोचते थे भारत के बारे में कि यह हिंदू मुस्लिम तानाशाहों का ही राज चलता था और यहाँ सिर्फ अंधविश्वास ही भरा हुआ है, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही यहाँ बोलबाला था। यह जेम्स मिल का मानना था। तो जेम्स मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दे दिया था कि अंग्रेजों को, जेम्स मिल ने सुझाव दिया था कि भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए। जेम्स मिल ने सुझाव दिया था अंग्रेजों को कि भारत पर सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। जेम्स मिल को ऐसा लगता था कि अंग्रेज जब भारत पर कब्जा कर लेंगे पूरे भूभाग पर, तो भारतीयों को ज्ञान मिलेगा और सुखी जीवन मिलेगा। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है। तो जेम्स का मानना था इस तरह से, और वह अंग्रेजों को सुझाव भी दिए थे कि भारत के पूरे भूभाग पर कब्जा कर लिया जाए ताकि यहाँ के भारतीयों को ज्ञान मिले और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका यह भी मानना था कि अंग्रेज की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता है।
जेम्स मिल का मानना था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को 3 काल में बांटते हैं: प्राचीन काल और मध्यकाल और आधुनिक काल। 3 काल में बांट करके देखते हैं। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। तो प्राचीन काल जो 1200 से 240 ईस्वी के अवधि को प्राचीन काल माना गया है, और पूर्व मध्यकालीन को 240 से 800 ईस्वी के बीच को माना गया है, और मध्यकालीन को 500 से 1761 ईस्वी के बीच की अवधि को माना गया है, और आधुनिक काल को 1762 से 1947 ईस्वी के काल को माना गया है। तो अंग्रेजी शासन वाले युग को इतिहासकार औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। जो अंग्रेजी शासन का युग था, उस युग को इतिहासकार ने औपनिवेशिक युग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर औपनिवेश था अंग्रेजों का, इसलिए इतिहासकार इसे जब तक अंग्रेजों का शासन काल रहा, जिस अवधि से लेकर के जिस अवधि तक, तो उसे इतिहासकार ने उस अवधि को औपनिवेशिक युग भी कहा। उस युग को अंग्रेजों ने भारत को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। अंग्रेज धीरे धीरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया, और स्थानीय नवाब जो थे और राजा जो थे, उनको दबा करके अपना शासन स्थापित किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सभी खर्चों के लिए भारतीयों से राजस्व वसूल किया। अंग्रेज अपने जितने भी उनके खर्च होते थे, अपने सारे खर्चे के लिए भारतीयों से राजस्व वसूला करते थे, टैक्स वसूला करते थे, और पूरी तरह से अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित कर लिया अंग्रेज। ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज एवं तौर तरीकों में बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ब्रिटिश शासन के काल में यहाँ की मूल्य मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीके में भी बदलाव आ गया। तो जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इसी प्रक्रिया को ही औपनिवेशीकरण कहा जाता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजी शासन के द्वारा जो तैयार किए गए थे सरकारी रिकॉर्ड जो तैयार किए गए थे, उस रिकॉर्ड को इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना चाहिए। ये अंग्रेज को ऐसा लगता था कि जितने भी दस्तावेज और पत्र हैं, सभी तरह के महत्वपूर्ण कागजात जो हैं, सभी को संभाल कर रखना चाहिए, रखना जरूरी है। और महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अंग्रेजों ने एक अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए। तो अंग्रेजों द्वारा संग्रहालय और अभिलेखागार जैसा संस्थान भी बनाए गए। तो संग्रहालय उसको कहते हैं कि एक ऐसा संस्थान होता है संग्रहालय, जो समाज की सेवा और विकास के लिए, जन सामान्य के लिए खोला जाता है, और इसमें मानव और पर्यावरण की विरासतों के संरक्षण के लिए उनका संग्रह, शोध, प्रचार या प्रदर्शन किया जाता है, जिसका उपयोग शिक्षा, अध्ययन और मनोरंजन के लिए होता है। तो इसी को ही संग्रहालय कहा जाता है। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। तो अंग्रेजों का यह मानना था, इस तरह का विश्वास था कि किसी देश पर अगर अच्छी तरह से शासन चलाना है, तो सबसे पहले उस देश को सही तरीके से जान ले, उसको सही ढंग से जान ले। तो सही ढंग से जानना जरूरी होता है किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए। यह अंग्रेजों का विश्वास था, और यही विश्वास के सहारे उन्होंने भारत पर और पूरी तरह से अपना शासन कायम कर लिया था। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। नक्शा तैयार करने के लिए जो दिया गया था रेनेल को, तो पूरी तरह से इस नक्शा को
पूरे देश का नक्शा को तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे और गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फैसलों का पता लगाया जाता था। जो सर्वेक्षण दिया गया था और नक्शा तैयार किया गया था, तो इस नक्शा तैयार करने के लिए सर्वेक्षण किए जाने लगा शहरों में, नगरों में और गांवों में भी। तो इस तरह इस सर्वेक्षण से ये फायदा हुआ अंग्रेजों को कि भारत की जो धरती थी, पूरे भारत की, तो वहाँ की धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता की, कहाँ की मिट्टी किस प्रकार की है, तो मिट्टी की गुणवत्ता और वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों और फसलों का भी पता लगाया जाता था इस सर्वेक्षण के द्वारा। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण भी सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। तो कई तरह के सर्वेक्षण शुरू कर दिए गए थे और इस सर्वेक्षण से जैसे जैसे छपाई की तकनीकी फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। तो छपाई का काम भी शुरू हो गया। छपाई की तकनीक जैसे ही फैला, अखबार छपने लग गए, विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस होने लग गई और नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। जो नेता लोग थे, सुधारक लोग थे, अपने विचार को फैलाने के लिए लिखे और कवियों और उपन्यासकार जो थे, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। तो ये थे हमारे इस चैप्टर से कुछ पॉइंट, नोट्स, जिसको अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो आगे हम इसी चैप्टर से, नोट्स से जो प्रश्न दिए गए हैं इस चैप्टर से, उसको हम हल करेंगे। तो जो अभी हम नोट्स पढ़े, उससे हमको इस क्वेश्चन को हल करने में सहायता मिलेगा। तो आइए, इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने किस व्यक्ति को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का कार्य सौंपा था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने, हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा, फर्स्ट लाइन में ही देखा था कि रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए रेनेल को सौंपा था। रॉबर्ट क्लाइव जो ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक था, रॉबर्ट क्लाइव, और ये अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, जो 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त करके भेजा गया था। तो दूसरा क्वेश्चन है, इतिहास में किन घटनाओं के लिए तिथियां महत्वपूर्ण है? तो इतिहास में निम्न घटनाओं के लिए तिथियां महत्वपूर्ण होती है, जैसे राजा को कब ताज पहनाया गया, यानी राजा को कब ताज पहना करके उसको राजा बनाया गया, और किस साल उसकी शादी हुई, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, किस साल वह कौन सी लड़ाई लड़ी और कब उनकी मृत्यु हुई, और उसके बाद कौन शासक गद्दी पर बैठा और उसका शासनकाल में क्या क्या हुआ, वे महत्वपूर्ण जानकारियां के लिए तिथियां बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, हम लोग आगे वाले नोट्स में पढ़े कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स से थे। 1773 ईस्वी में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वारेन हेस्टिंग्स। एक अंग्रेज राजनीतिज्ञ थे जो फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर तथा बंगाल की सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष था। और इस तरह से 1773 से 1785 ईस्वी तक पहला इनका शासनकाल रहा, और दूसरे शासनकाल भी और इस तरह से 1773 ईस्वी से 1785 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा और भारत का प्रथम वास्तविक गवर्नर जनरल रहे। इन पर महाभियोग भी चलाया गया था भ्रष्टाचार के मामले में वारेन हेस्टिंग्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखते हैं तो भारत का आखिरी वायसराय कौन थे? तो भारत का आखिरी वायसराय थे, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, और भारत के स्वतंत्र भारत के भारतीय संघ के भी पहले गवर्नर जनरल थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 ईस्वी में,
तो लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे स्वतंत्र भारत के, और आखिरी वायसराय भी थे भारत के। जेम्स मिल कौन था? तो जेम्स मिल स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक था। उसने ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब लिखी थी। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब लिखा था जेम्स मिल। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा था? तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में जेम्स मिल ने इतिहास को बांटा था। और जेम्स मिल का ऐसा मानना था कि यहाँ अंधविश्वास भरा हुआ है और यहाँ हिंदू मुसलमान दोनों धर्म के नाम पे लड़ते रहते हैं हमेशा, और यहाँ अंधविश्वास भरा हुआ है, और अगर अंग्रेज यहाँ शासन करते हैं तो यहाँ के लोगों को ज्ञान मिलेगा, शिक्षा मिलेगा। यह जेम्स मिल का मानना था। इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा? तो इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। तो ये भारत को इतिहासकारों द्वारा बांटा गया है 3 भाग में, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। अंग्रेजों को क्यों लगता था कि सभी तरह शासन चलने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं? तो अंग्रेजों को शासन करने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण इस निम्न कारण से लगता था कि सर्वेक्षण होना जरूरी है। अगर किसी देश पे शासन करना है तो सर्वेक्षण उसके लिए, यानी उसको पूरी तरह से जानना जरूरी होता है। तो इसलिए यह निम्न कारण था। पहला कारण है कि अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही तरीके से, सही ढंग से जानना जरूरी होता है। अगर हम किसी को बारे में अच्छी तरह से जानेंगे नहीं तो उस पर शासन हम नहीं चला सकते, यह उनका मानना था। सर्वेक्षणों से धरती की, दूसरा है कि सर्वेक्षणों से धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगर सर्वेक्षण किया गया तो उस सर्वेक्षणों से कई तरह का जानकारी मिला, जैसे धरती की सतह के बारे में, मिट्टी की गुणवत्ता कैसा है, पेड़ पौधे किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कौन सा एरिया में, कौन सा इलाका में, जीव जंतु कितने प्रकार के, किस तरह के जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं, तथा स्थानीय इतिहासकार के बारे में भी जानकारी मिलती है। तीसरा है, इस कदम में अंग्रेजों ने जनगणना शुरू की और कई प्रकार के सर्वेक्षण भी किए। अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? तो अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए संग्रहालय तथा अभिलेखागार बनाकर सुरक्षित रखा। उन्होंने सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए संग्रहालय और अभिलेखागार बनाया और उसमें सुरक्षित रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में नक्शा बनाने का विभाग कौन सा है? तो भारत में नक्शा बनाने का विभाग है सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया ही भारत में नक्शा बनाने वाला विभाग है। सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब और किस शासन में हुई थी? तो सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1803 ईस्वी में ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी। ब्रिटिश शासनकाल में ही सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1803 ईस्वी में। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय है देहरादून में। सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय देहरादून में है। मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? तो मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था बहादुर शाह जफर। यह मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था। इसके बाद मुगल साम्राज्य सदा के लिए समाप्त हो जाता है बहादुर शाह जफर के बाद। जनगणना किसे कहते हैं? तो ब्रिटिश शासन से ही भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनता से जुड़ी जानकारियां के लिए एक सर्वेक्षण किया जाता है और सभी नागरिकों की गणना की जाती है, जिसे जनगणना कहा जाता है। यानी 10 साल पर इस कार्य को किया जाता है और 10 साल पर यह सर्वेक्षण किया जाता है, सभी नागरिकों की गणना की जाती है, जिसे ही जनगणना कहा जाता है। पश्चिमी आधुनिक युग को कैसा युग माना जाता है? तो पश्चिमी आधुनिक युग को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों को विभाग का युग माना जाता है पश्चिम में।
औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है? तो औपनिवेशिक युग वह युग है जिसमें कोई देश किसी देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से दबाकर उस पर शासन करता है। भारत पर ब्रिटिश शासन का युग भी औपनिवेशिक युग था। जिस समय भारत पर ब्रिटिश शासन चल रहा था तो उस समय भी औपनिवेशिक युग था। ब्रिटिश शासन का औपनिवेशिक युग था भारत पर। तो औपनिवेशिक युग उसी को कहते हैं जिसमें कोई भी देश दूसरे देश पे, किसी देश पे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से दबदबा बना लेता है और उस पे शासन करता है, तो उसी को औपनिवेशिक युग के नाम से जानते हैं। औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं? तो जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव लाते हैं तो इस प्रक्रिया को ही औपनिवेशीकरण कहा जाता है। जब एक देश, जैसे ब्रिटिश था, ब्रिटेन, हाँ, भारत देश पे अपना दबदबा बना लिया था और यहाँ के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन ला दिया था भारत में, तो इस प्रक्रिया को ही औपनिवेशीकरण कहा जाता है। तो अगर हम देखते हैं तो जब किसी देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आ जाते हैं तो उसी को ही औपनिवेशीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या में किस तरह की जानकारियां इकट्ठा की जाती है? तो जनगणना के जरिए भारत में सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, लोग कितने संख्या में हैं प्रांतों में, सभी प्रांतों में लोगों की जनसंख्या यानी कितनी जनसंख्या है कोई भी प्रांत में, उनकी जाति क्या है, इलाके और व्यवसाय के बारे में भी जानकारियां इकट्ठा की जाती है जनगणना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक को जेम्स मिल ने लिखी थी। जेम्स मिल द्वारा लिखा गया था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक। जेम्स मिल स्कॉटलैंड के इतिहासकार, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करने के लिए है, तो मिलान करिए ए और बी में। तो सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून है। हम लोग ऊपर में अभी पढ़े थे भी। जनगणना 10 वर्ष के बाद किया जाता है, 10 वर्ष पे। दस्तावेज कहाँ रखा जाता है? तो अभिलेखागार या संग्रहालय में दस्तावेज को रखा जाता है। जेम्स मिल कौन थे? तो स्कॉटलैंड के निवासी थे, दार्शनिक थे, इतिहासकार भी थे और मनोवैज्ञानिक भी थे। वायसराय तो लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस प्रकार से इसमें का नीचे आंसर दिया गया है, देख लेते हैं हम लोग आंसर को भी, राइट था हम लोग का या नहीं। तो देख लेते हैं, सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून इसका मुख्यालय, जो हम लोग का राइट बना है। जनगणना 10 वर्ष के बाद होती है। दस्तावेज अभिलेखागार में रखा जाता है। जेम्स मिल स्कॉटलैंड के निवासी थे, वैज्ञानिक भी थे, इतिहासकार भी थे, मनोवैज्ञानिक थे। वायसराय माउंटबेटन। तो इस चैप्टर से सारे आंसर क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। तो थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें एंड शेयर करें।